तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले और जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले सुभाष चंद्र बोस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ, जबकि उनकी मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है। उनकी मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां एक ओर जापान 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस बड़ी धूमधाम से मनाता है, वहीं दूसरी तरफ भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यही मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नजरबंद रहे। यदि ऐसा नहीं है तो उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। 23 जनवरी 2021 नेताजी की 125वीं जयंती से इस दिवस को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। अपने 14 भाई बहनों में बोस 9वीं संतान थे और 5वें बेटे थे। सेना में भर्ती होने के लिए उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। साल 1920 में चौथे स्थान पर रहते हुए उन्होंने लंदन में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। आईसीएस बनकर अंग्रेजों की गुलामी को नकारते हुए 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ईएस मोंटेग्यू को आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष की पहली मुलाकात हुई। 1930 में जेल में रहते हुए सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता का महापौर चुना गया, इसलिए सरकार ने मजबूरन उनको रिहा किया। जेल में बीमार होने के बाद इलाज के लिए वो यूरोप जाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि इसी शर्त पर अंग्रेजों ने उन्हें आजाद किया था। और यूरोप में उनकी मुलाकात विट्ठल भाई पटेल से हुई और उनके साथ हुई मंत्रणा पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस विश्लेषण में उन्होंने गांधी के नेतृत्व की जमकर निंदा की। विट्ठल पटेल बीमार हुए तो सुभाष ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन वो बच नहीं पाए। विट्ठल पटेल ने अपनी वसीयत में सारी संपत्ति सुभाष के नाम कर दी, मगर उनके निधन के पश्चात उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वसीयत को स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाया। और सरदार पटेल मुकदमा जीत भी गए और सारी संपत्ति गांधी जी के हरिजन सेवा कार्य को भेंट कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने ऑस्ट्रिया में प्रेम विवाह किया था। एमिली शेंकल जो ऑस्ट्रियन महिला ही थी, उनसे उन्होंने हिंदू पद्धति से विवाह रचाया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया और उसका नाम अनीता बोस है, जो आज भी जीवित है। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ, जिसमें गांधी जी ने बोस को 51वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुना। इसलिए सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे गए रथ में किया गया। गांधी जी से मतभेद के चलते 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अंदर ही अपनी एक नई पार्टी बनाई, जिसको नाम दिया फॉरवर्ड ब्लॉक, और ये तारीख थी 1 मई 1939। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बोस को नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन 1941 में नजरबंदी से पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान जिसका नाम था मोहम्मद जियाउद्दीन, उसके वेश में अपने घर से निकलते हुए पेशावर गए, काबुल और मॉस्को होते हुए सीधे जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए। 29 मई 1942 को एडोल्फ हिटलर से नेताजी ने मुलाकात की। जापान ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया और नेताजी ने जापान की संसद, जिसको डायट कहते हैं, उसके सामने भाषण दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमते आजाद हिंद, स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार, इसकी स्थापना की। वो खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को 9 देशों की मान्यता प्राप्त थी। आजाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती किया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने
जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया और फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया। नेताजी ने इन शहरों को शहद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए जापान की सहायता लेने का अपना कारण बताया और आजाद हिंद फौज का उद्देश्य बताया। भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, तभी गांधी जी ने उनको नेताजी के नाम से संबोधित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद 18 अगस्त 1945 को रूस से सहायता मांगने के हेतु वो हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे कि सफर के दौरान ही वो लापता हो गए और उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में उनके साथ कुछ और जापानी लोग भी मारे गए थे, जिनमें सेना के जनरल भी शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए 2 बार आयोग नियुक्त किया गया, 1956 में और 1977 में। दोनों बार आयोग ने यही बात कही कि नेताजी की मौत उसी विमान दुर्घटना में हुई। लेकिन साल 1999 में मुखर्जी आयोग बना और मुखर्जी आयोग को 2005 में ताइवान सरकार ने जानकारी दी कि 1945 में ताइवान में कोई दुर्घटना ही नहीं हुई विमान से जुड़ी हुई। इस खबर के बाबत 2005 में मुखर्जी आयोग ने विमान दुर्घटना न होने की अपनी रिपोर्ट दी और यह स्पष्ट किया कि हमारी रिपोर्ट में नेताजी की मृत्यु का कारण वो विमान दुर्घटना होना नहीं पाया गया है, लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया। आज भी नेताजी की मौत एक रहस्य बनी हुई है। 18 अगस्त 1945 के दिन जब वो विमान से रवाना हुए थे, उस दिन के बाद से वो आज तक नजर नहीं आए। इसलिए भारत में आज भी उनके परिवार वाले मानते हैं कि उनकी अभी मृत्यु 1945 में नहीं हुई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। थैंक यू।